ये स्लाइड के अंदर हमने ये रीड आउट करना है। स्ट्रक्चर फैक्टर की कैलकुलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है। ठीक है, हमारे पास एक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो डायफ्रैक्टेड बीम की इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो कुछ 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये है, इसको याद करने का तरीका ये है, देखें SAMPLT हम कह सकते हैं सैम्पल के नाम पे, या फिर जैसे भी आपको बेहतर लगे आप उसे याद कर सकते हैं। एस से हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर आ जाएगा, और ए से हमारे पास एब्जॉर्प्शन फैक्टर आएगा, एम से मल्टीप्लिसिटी, पी से पोलराइजेशन, एल से लॉरेंस, और टी से टेम्परेचर फैक्टर आएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये इंटेंसिटी के जितने भी फैक्टर्स हैं ना इफेक्ट कर रहे हैं उसको, उनके बारे में हम लोगों को जो है वो मतलब तमाम फैक्टर्स को एक ही जगह पे ऐसे रख के ये एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये 6 फैक्टर्स मिल के हमें बताएंगे कि जो पीक हमारे पास आ रही है असल में वो क्यों, उसकी क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है, इतनी पीक्स क्यों आ रही हैं और उसकी इंटेंसिटीज ऐसे क्यों हैं पीक्स की। ठीक है, वो सारा कुछ हमें जो है वो मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग यही 6 होते हैं, और भी होते हैं पर मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग यही 6 है हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर एफ से स्ट्रक्चर फैक्टर, पी से मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, एल और पी मतलब लॉरेंस और जो है लॉरेंस और पोलराइजेशन फैक्टर, ये दोनों इकट्ठे मेंशन किए हुए हैं, और टेम्परेचर फैक्टर हमारा ई की बार -2 हम साथ मेंशन है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है। स्ट्रक्चर फैक्टर हमें ये बताता है कि कौन सा प्लेन जो है या फिर कितने प्लेन जो है ना वो स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक अगर यूनिट सेल है, उसमें अगर हम 001 की बात कर रहे हैं या 100 की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ के और कितने प्लेन्स हैं उसके जो हम वहाँ पे बीम को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉरेंस और पोलराइजेशन फैक्टर्स जो है ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है डायफ्रैक्टोमीटर की। मल्टीप्लिसिटी फैक्टर हमें क्या बताता है कि सेम डी स्पेसिंग के साथ, ठीक है, सेम डी स्पेसिंग के साथ कितने प्लेन्स हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम 001 की बात करें, ठीक है, तो 001 के 6 ऐसे प्लेन्स निकलेंगे, एक 001 खुद, एक 100, एक 010, फिर उसके बाद नेगेटिव में एक बारी बारी तीनों के साथ -1, -1 UVW की जगह पे हम लोग लिख देंगे। ये मल्टीप्लिसिटी फैक्टर बताता है। और लास्ट पे टेम्परेचर फैक्टर भी हमारा जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से वाइब्रेशन हमारी इंक्रीज होती है उसकी एटम्स की लैटिस पॉइंट्स की। क्रिस्टल के अंदर हमारे पास लैटिस मौजूद होता है ना, एटॉमिक वो साइड्स जहाँ पे हमने बेसिस को रखा होता है। ठीक है, वो बेसिस वो लैटिस हम लोग कह सकते हैं, लैटिस पॉइंट्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं हर वक्त। ठीक है, मतलब अगर 0 के टेम्परेचर भी होगा तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके से है कि जब हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो और भी इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे तो वाइब्रेशन इंक्रीज़ होना उसकी सॉफ्टनेस या इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ टेम्परेचर फैक्टर की बात करें तो हम टेम्परेचर की जो है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से थर्मल एजिटेशन इंक्रीज़ हो जाती है और वहाँ से हमारे पास वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने टेम्परेचर फैक्टर को भी डिस्कस कर लिया, हमने सारे फैक्टर्स को तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है स्ट्रक्चर फैक्टर की, कि स्ट्रक्चर फैक्टर के अंदर जो है वो किस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर फैक्टर है वो सिंपल क्यूबिक के लिए अलग है, BCC बेस सेंटर क्यूबिक के लिए अलग, बॉडी सेंटर क्यूबिक सॉरी उसके लिए अलग है, और फेस सेंटर क्यूबिक जो है FCC उसके लिए अलग है, और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट में बताती हूँ। स्ट्रक्चर फैक्टर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ये बताता है कि क्रिस्टल के अंदर हमारे पास कौन से जो प्लेन्स हैं वो स्कैटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, कौन से प्लेन स्कैटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इन स्ट्रक्चर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है जो कि हमेशा हमें अपने दिमाग में, मतलब हमेशा नहीं, जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक हमें अपने दिमाग में रखना होगा, एंड दैट इज़ वेरी ईजी। ओके, ये हमारे पास जो था वो फार्मूला था जिसको हमने याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर ई पाई आई कहाँ कहाँ यूज़ होगा, E2 पाई आई का क्या मतलब ई पाई आई और E2 पाई का क्या मतलब है। ये ई पाई आई जो है ये हमारे पास मतलब जो इवन और ऑड वैल्यूज़ है ना उनको हमने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ई पाई आई, E3 पाई आई और ये 5 पाई आई, इसी तरीके से मतलब ये हो जाएगा -1 के बराबर इसमें एक्सपोनेंशियल, और जो ये ई की 2 पाई वाला है इसमें 4 पाई आई और 6 पाई आई, इस तरीके से, और ये +1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ये जो है हमारे पास ऑड वैल्यूज़ को शो कर रहा है और ये हमारे पास इवन वैल्यूज़ को शो कर रहा है।
अच्छा, एक चीज़ है हमारे पास जो हमने इसके अंदर मज़ीद ऐड की है, ई एन पाई आई है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी तरफ भी हमारे पास इसी तरीके से ई नेगेटिव एन पाई आई है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वन लगा दें या नेगेटिव वन लगा दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में कि ये वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, पर बस वो ऑड को शो कर रही होंगी, इवन को शो कर रही होंगी कि ये आपस में बराबर ही हो जाए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई आई एक्स प्लस ई नेगेटिव आई एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, ठीक है। ये कोई इतनी कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। असल जो स्ट्रक्चर फैक्टर कैलकुलेट करना है वो हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है, जिसमें हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक जो हमारे पास है उसके अंदर सिर्फ ये एक आइटम हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम लोग यूँ 1/8 से भी मेंशन करते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूटिंग आइटम हमारे पास सिर्फ जो है वो एक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वही फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे, एन एफ ई आई 2 पाई और उसके साथ एच के एल और यू वी डब्ल्यू, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला कंप्लीट है। इसके अंदर हम लोगों ने इसकी ये वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास यू वी और डब्ल्यू की। तो जब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एफ और यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ई आई और साथ 2 पाई लिख के, एच के साथ 0, के साथ भी 0 और ये एल के साथ भी 0 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। एफ ई है, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं है। एफ आई, ये एफ ई आई हो गया एक्सपोनेंशियल 2 पाई, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। इस 2 पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये भी 0 हो गया। ये अंदर इसके साथ ये भी 0। तो हम इसको कह सकते हैं भाई कि f इज इक्वल टू, यहाँ पर सीधा सीधा f है, ये कैपिटल F है, ठीक है, स्ट्रक्चर फैक्टर का। और अगर हम f का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी f के स्क्वायर के बराबर है। और इससे ये साबित होता है कि जो हमारे पास स्कैटरिंग की वैल्यूज़ हैं h k l वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाती है मल्टीप्लाई करके, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि वो इंडिपेंडेंट है, हम लोग के पास 0 हो जाएंगे। यहाँ पे सारे सिंपल क्यूबिक के अंदर हर प्लेन के अंदर कहते हैं कि स्ट्रक्चर फैक्टर के अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो सारे प्लेन्स में प्रेजेंट होती है। बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर इस तरीके से हमारे पास 2 कंट्रीब्यूटिंग होते हैं एटम्स, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको उसी फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो हमने इन दोनों को इकट्ठे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले हम लोगों ने 0 वाले एटम्स के लिए पुट करना है, ठीक है। एफ हम एक ही दफ़ा कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा वो 0 0। वैसे तो इसका डायरेक्ट उसका आंसर ई की पावर 0 या 1 ही आना है, लेकिन अगर हम दोबारा कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। ये ई की पावर हमारे पास आई इंटू 2 पाई और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस 0 और उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो इसके हिसाब से करना है हमने, ठीक है। अब इसमें क्योंकि इसके साथ 1/2 1/2 1/2 आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं h प्लस के प्लस एल ओवर 2, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ये सारा हमारे पास e की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस सारे के अंदर ये देखें, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, आई पाई एच प्लस के प्लस एल, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। ये अब एक इवन के लिए और एक हमारे पास ऑड के लिए, मतलब हम लोग यहाँ पे सीधा 1 प्लस ये वैल्यू इसी तरीके से नीचे आ जाएगी सारी। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर फैक्टर निकालना है, मतलब f की वो जो वैल्यू हम निकालें कि कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शंस हो रही हैं और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शंस नहीं हो रही, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं f इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक वैल्यू इवन और एक वैल्यू ऑड के लिए अगर हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इवन वैल्यू के लिए पुट करेंगे 2f, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका अगर हम स्क्वायर लें तो 4f का स्क्वायर, और अगर हम ऑड वैल्यूज़ के लिए लें f इज़ इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और ऑड वैल्यूज़ के लिए फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। और इससे बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर हमारे पास जो इवन वैल्यूज़ हैं
उसके ऊपर हम लोगों को रिफ्लेक्शंस मिलती हैं, और जो ऑड वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हम लोगों को रिफ्लेक्शंस नहीं मिलती ऑड वैल्यूज़ के ऊपर। अब इवन वैल्यूज़ और ऑड वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि जब हम लोग इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें 1 1 0, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। या हम जैसे 4 2 0 पुट करें, 4 4 16 16 और 4 20 20, तो मतलब इसमें इस तरीके से इवन वैल्यूज आएंगी, और इसके अंदर हमारे पास ऑड वैल्यूज आनी चाहिए, जैसे कि 1 1 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और 2 1 0 भी ले सकते हैं हम, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 5। तो ये ऑड वैल्यूज़ आएंगी और ये इवन वैल्यूज़ आएंगी। ऑड वैल्यूज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ऑड वैल्यूज़ पर रिफ्लेक्शन नहीं होती, और इवन वैल्यूज़ के पर जो है वो रिफ्लेक्शन होती है। नेक्स्ट में हमारे पास लास्ट वाला है फेस सेंटर क्यूबिक। ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास ये 4 एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और उसकी वजह ये होती है, देखिए ये वाली तो टॉप है, और इसके नीचे जो ये वाली सरफेस है वो भी बॉटम की है, ठीक है। टॉप और बॉटम हम शामिल नहीं करेंगे। तो जैसे क्यूब्स के अंदर 6 साइड्स होती हैं, तो ये 1 2, इसके पीछे वाली ये 3, और इसके पीछे वाली इधर ये 4 फेस होंगे, और एक ये टॉप और बॉटम में आएगा, ठीक है। तो 4 फेस और ये 8 ये होते हैं, तो टोटल इसके अंदर 14 जो होंगे। लेकिन हम लोग जो हैं यूज़ इसमें से फेस सेंटर क्यूब है, तो हम सिर्फ फेस वाले यूज़ करेंगे, तो फेस 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 जो हैं वो एटम्स को यूज़ करेंगे। पहला तो यही हो गया। दूसरा 1 2, इसमें एच और यू और वी की जगह, फिर मतलब एच के एल है ना ये, तो फिर एच के, और ये हो जाएगा, और इसमें एच और एल हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा के और एल, मतलब यू और वी की वैल्यू उसकी इसकी वजह से तो ज़ीरो हो जाएगी एल की वैल्यू, तो पीछे एच के रह जाएगा। इसमें फार्मूले में हम पुट करते हैं, ये देखें, ये ज़ीरो वाली वैल्यूज़ के लिए तो मैंने ऑलरेडी 1 लिख दिया है डायरेक्टली, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज़ के लिए लिखते हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम लोग इसको लिखते हैं, एच के साथ 1/2, के साथ भी 1/2, और एल के साथ जो है वो आ जाएगा 0, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग बाकी करें तो 2 पाई, और दूसरे वाले आइटम में हमारे पास था एच और एल, तो हम डायरेक्ट एच और एल लिख देते हैं, उसके साथ 2 लिख देते हैं, ठीक है। और थर्ड वाली वैल्यू के अंदर ई आई 2 पाई, ये के और एल बच गया था, तो हम वो लिख देंगे, बजाय इसके कि हम इसको ये 0 करें और एच प्लस के करके ओवर 2 करें। खैर ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये इस 2 से कैंसिल, ये इस 2 से कैंसिल, और ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल जो है जो वैल्यूज़ बचेंगी वो ये होंगी, ई आई एच प्लस के, एच प्लस एल, के प्लस एल, ठीक है। ये 4 वैल्यू तो हमारे पास बचेंगी। इसके अंदर हम लोगों का वो रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा, एक तो हम लोग कह देंगे एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4f, ठीक है, और एक में हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसका हम लोग स्क्वायर भी लेंगे तो वो एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू भी ये 0 इंटू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और 4f का तो ये 16f स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास अनमिक्स्ड के लिए, ठीक है। अनमिक्स्ड का क्या मतलब है कि ऑल इवन या ऑल ऑड, जैसे कि या तो 2 2 4 या 2 2 1, ठीक है, या फिर ऑल ऑड के अंदर 1 1 3 या 3 3 3, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऑड या इवन होंगी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये जो ये वाली वैल्यू ना, ये हमारे मिक्स्ड के लिए, स्ट्रक्चर फैक्टर 0 मिक्स्ड के लिए होगा। इसका मतलब क्या है कि एक इवन 2 ऑड, एक ऑड 2 इवन, या फिर एक इवन 2 ऑड, इस तरीके से। तो इसके लिए तो हमारी जो वो रिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगी, और इसके लिए हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो प्रेजेंट होगी।